प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में उदित होने के पूर्व के लगभग 6 लाख वर्षों के भारत के अतीत की ओर ले जाना चाहूँगा। अर्थात आज लगभग 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1700 वर्ष ईसा पूर्व का जो एक दीर्घ अतीत है, हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे अतीत का, जिसे हम भारत के इतिहास में प्राग इतिहास या पाषाणकालीन इतिहास के रूप में जानते हैं। इस संपूर्ण हिस्से को, जो कि लगभग 6 लाख वर्षों का है, इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इस दीर्घकालिक समय में भारतीय भूभाग के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इस अवधि में निवास करने वाली मानव जातियों और उनके समूहों द्वारा आरंभ में पत्थर के जो औजार और उपकरण अपने दैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए थे, उनकी इस लंबी समयावधि के भिन्न भिन्न पड़ावों पर उनमें भिन्नता देखने को मिली और उन्हीं भिन्नताओं के आधार पर इस दीर्घकालिक अतीत को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। लगभग 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के कालखंड को हम अपने पाषाण काल का सबसे पुराना हिस्सा या सबसे पुराना अतीत है। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो कालखंड है, इसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 4,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1700 वर्ष ईसा पूर्व का जो कालखंड है, इसे हम नव पाषाण कालखंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन तीनों कालखंडों में पत्थर के जो औजार बनाए गए थे, उपकरण बनाए गए थे मनुष्य द्वारा, उनमें भिन्नता देखी जाती है। यही कारण है कि पत्थरों से निर्मित औजारों और उपकरणों की आकृति, आकार, उनकी धार, पैनापन और अन्य गुणों और विशेषताओं के आधार पर ये 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। आज हम भारत के सबसे पुराने अतीत, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसी पर हम आज अपना फोकस स्थापित रखेंगे, अर्थात पूरा पाषाण काल का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राग इतिहास क्या है इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। वास्तव में प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग इतिहास भारत के संपूर्ण इतिहास का वह हिस्सा है, हमारे अतीत का वह भाग है जिसमें निवास करने वाली भारतीय मानव जातियों और उनके समूहों से संबंधित विभिन्न जो जानकारियां हैं, उसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य, साहित्य और विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस कालखंड का इतिहास जानने के लिए, इस पूरे कालखंड का इतिहास जानने के लिए हमें पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों और सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संपूर्ण कालखंड को पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के लगभग ईसा पूर्व 6 लाख वर्षों का जो अतीत है, इस बड़े हिस्से में, अतीत के इस बड़े हिस्से में अगर हम जाते हैं, यानी अगर हम 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व जाएं, तो संपूर्ण भारत भूमि, और भारत भूमि ही नहीं, पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस धरती पर और धरती पर जो स्थली भाग हैं, केवल जंगल, मरुस्थल, पठारी भूमि, मरुस्थल, मैदानी भाग, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमाच्छादित पर्वत शिखरों को छोड़कर और जीव जंतुओं और हमारे पूर्वजों को छोड़कर कुछ भी नहीं था। केवल महासागर, स्थल भाग और स्थल भागों पर केवल जंगल ही जंगल और पठारी भूमि, मैदानी भूमि, मरुस्थल, झील, झरने, सरिताएं, नदियां, तालाब और
पर्वतमालाएं, पहाड़ियां और हिम द्वारा आच्छादित पर्वतमालाओं को छोड़कर कुछ भी नहीं था। उस समय में, दिन के समय में भी जंगलों में रात्रि की भांति अंधियारा सा छाया हुआ करता था, यानी इतने घने जंगल थे। उन दिनों में जो हमारा मानव था वह अपने दैनिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधनों की खोज में जो उसकी पहली नज़र अपने वातावरण में गई वह पहली बार एक ठोस वस्तु के रूप में पत्थर की ओर गई, और उन्हीं पत्थरों को उपयुक्त मानते हुए उनके द्वारा उनसे अपने लिए उपयोगी औजार और उपकरणों को जन्म दिया गया। यही कारण है कि संपूर्ण कालखंड को पाषाण कालखंड के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको भारत के इस कालखंड की ओर ले जाते हैं। भारत में मनुष्य और जंतु की उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य की ओर आपको ले चलता हूं। आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है, जो कभी अविभाजित भारत का हिस्सा हुआ करता था, इस वर्तमान पाकिस्तान के बिल्कुल उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियों में पोतवार का एक पठार है। पोतवार का पठार, कभी पोतवार के पठार में सोहन नाम की एक नदी बहा करती थी, जो सिंधु की सहायक नदी हुआ करती थी। आज यह नदी विलुप्त है, अर्थात पोतवार के पठार में यह सूख गई है। इसी पोतवार के पठार अर्थात शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में 1932 में कपियों के खोपड़ियां पाई गईं, 2 कपियों की, जिनमें से एक को रामापिथेकस, दूसरे को शिवापिथेकस नाम दिया गया। रामापिथेकस एक स्त्री कपि का कपाल या खोपड़ी थी, और शिवापिथेकस जो है पुरुष कपि की खोपड़ी थी। बाद में यहाँ से एक और कपि की खोपड़ी पाई गई जिसे ब्रह्मपिथेकस कहा गया, जबकि रामापिथेकस और शिवापिथेकस जो नामकरण किया गया वह G.E. लुइस नाम के अंग्रेज द्वारा किया गया था। इन तीनों को मिला करके इतिहास में भारतीय शिवालिक क्षेत्र के देव वानर की संज्ञा दी गई, आज जो कि वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम शुद्ध रूप से भारत भूमि में, वर्तमान जो भारत भूमि है, यानी 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात जो आज का वर्तमान भारत है, अगर उसमें मनुष्य की उपस्थिति और जंतुओं की उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी की जो अपनी घाटी है, जो होशंगाबाद जिला, यहाँ ये होशंगाबाद जिला मैंने दिखाया हुआ है, इस होशंगाबाद जिले से होकर नर्मदा की जो घाटी गुजरती है, यहीं पर एक हथनौरा नामक स्थान है। हथनौरा, यहीं पर 1982 में अरुण सोनकिया नाम के भूतत्व विज्ञानी को पहली बार मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त हुई और 3-4 जंतुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए, जैसे हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा और भैंसा, इनके भी जीवाश्म प्राप्त हुए। तो इस बात को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित नर्मदा की घाटी में हथनौरा नामक स्थल से भारतीय भूभाग में मनुष्य की उपस्थिति और जंतुओं की उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब हम आपको जरा सा भारत के प्राग इतिहास की शुरुआत कहां से हुई उसकी ओर ले जाना चाहूंगा। वास्तव में 1861 में भारत के संपूर्ण दीर्घकालिक खंड के अध्ययन को गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के अंग्रेज व्यक्ति के प्रयासों से पहली बार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया। 1863 का जो वर्ष है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष में अर्थात 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के अंग्रेज भूतत्व विज्ञानी द्वारा मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहली बार भारत के इस दीर्घ काल खंड में निवास करने वाली सबसे पुरानी मानव जातियों उनके समूहों द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार या उपकरण प्राप्त किए गए। तो इस बात को याद रखिएगा, मद्रास का पल्लवरम नामक स्थल वह स्थल है जहां से पहली बार पाषाण कालिक भारत के अतीत में मानव द्वारा निर्मित पत्थर और औजारों के जो उपकरण थे, औजार और उपकरण थे, उनका प्राचीनतम साक्ष्य पल्लवरम से प्राप्त हुआ। और 1864 में लगभग किंग नाम के प्रोफेसर जो कि अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने मद्रास के ही अतीर पक्कम और वदमदुरे से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियों हैंडएक्स को प्राप्त किया था। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो स्थल है ये वो स्थल नहीं है जिनका पहली बार खुदाई किया गया या उत्खनन किया गया। ये वो स्थल है जहां से पहली बार मानव द्वारा भारतीय भूभाग में बनाए गए पत्थर के औजार और उपकरण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहली बार पल्लवरम से प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ इन दो स्थानों से पत्थर की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस संपूर्ण कालखंड में जो पत्थर के औजार और उपकरण बनाए गए थे आरंभिक मानव द्वारा, उनकी डिजाइन आकृति आरंभ में भद्दे थे। और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में जो पत्थर के उपकरण और औजार बनाए गए, उन औजारों और उपकरणों को उनकी आकृति और आकार विशेषता के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया, मुख्य रूप से 2 वर्गों में। ये देखिए, ये मैंने पत्थर के 2 टुकड़ों को दिखाया है, जिसको पूरा पाषाण कालिक भाषा में जो है बट्टिकास्म या पिबल्स कहते हैं। आरंभिक जो तकनीकी थी, कौशल था मनुष्य का, उसमें क्या किया जाता था, उसके द्वारा इस बट्टिकास्म को एक हाथ में लिया जाता था और इस बट्टिकास्म को दूसरे हाथ में, और इससे इस पर चोट करके इससे सल्कें निकाली जाती थी, यानी पत्थर के छिलके निकाल के, और जिस पर चोट की जाती थी यहाँ पर इस टुकड़े पर, इसको पुरातात्विक भाषा में क्रोड नाम दिया गया है। तो क्रोड पर चोट करके उससे छिलके यानी सल्क निकाले जाते थे और क्रोड को एक वांछित आकृति और स्वरूप देकर उसका उपकरण और औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। शुरू में जो छिलके निकलते थे, इससे सल्क जो निकलते थे, उसका इन्होंने उपयोग नहीं किया। वास्तव में जो क्रोड हुआ करता था उसी को छिलके निकाल करके वांछित स्वरूप दे करके उसका उपकरण और औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में जो सल्क निकाले जाते थे, उन सल्कों से हथियार और उपकरण बनाने की कला और कौशल को भी विकसित किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसी काल में कुछ वर्षों के बाद इससे जो सल्क निकाले जाते थे, छिलके, उनमें से कुछ के एक ही किनारे पर धार दी जाती थी। तो जिन सल्कों या फलकों के केवल एक ही किनारे पर धार दी जाती थी, उनको पुरातत्व की भाषा में चापर नाम दिया गया, और कुछ में आमने सामने के दोनों किनारों पर जो है धार दी गई थी, इनको चापिंग नाम दिया गया। तो ये सबसे पुराने पाषाण के औजार और उपकरण हैं जिनको चापर, चापिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारतीय भूभाग के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में अन्वेषित और उत्खनित वो स्थल जहां से चापर और चापिंग प्रकार के
पाषाण के औजार और उपकरण पाए गए हैं, उन संस्कृतियों को चापर चापिंग संस्कृति नाम दिया गया है। अब जिन स्थलों से बड़ी मात्रा में पत्थर की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्थर की कुल्हाड़ियां, उन उपकरणों को, औजारों को एस्यूलियन नाम दिया गया। और उन स्थलों को जहां पर ये एस्यूलियन नाम के पत्थर के उपकरण और औजार पाए गए, उनको और वहां निवास करने वाली मानव जातियों और समूहों की संस्कृति को एस्यूलियन संस्कृति नाम दिया गया। भारत में पहली बार चापर चापिंग संस्कृति से संबद्ध या जुड़े हुए स्थल का जो उत्खनन हुआ वह अविभाजित भारत के पोतवार के पठार, जहां पर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, वहां पर 1928 में DN वाडिया द्वारा जो है, जिस पोतवार के पठार में सोहन नदी सूख गई थी, वहां पर हिमयुग में निर्मित 5 बड़ी वेदिकाओं की खोज की गई। और उन वेदिकाओं की टीलों की जब उनका उत्खनन किया गया तो वहां से भारी मात्रा में चापर चापिंग प्रकार के जो है पत्थर के औजार और उपकरण पाए गए। यही कारण है कि पोतवार के पठार में सूख गई सोहन नदी के समीपवर्ती भागों में चापर चापिंग संस्कृति के उपकरण औजार पाए जाने के कारण इसे चापर चापिंग संस्कृति के साथ साथ पीबल संस्कृति या सोहन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। तो ये चापर चापिंग से संबंधित पत्थर के औजार और उपकरणों से युक्त वह स्थल है जिसका पहली बार उत्खनन किया गया, जबकि उपकरण तो सबसे पहली बार प्राप्त किए गए थे पल्लवरम से और अतिपक्कमत वदमदुर से। तो प्राप्त होना और उत्खनन करना अलग अलग बातें हैं। जब पूछेगा कि पहली बार कहां से प्राप्त किए गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत में पाषाण के औजार और उपकरण पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त किया गया। भारत में सबसे पहली बार कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त की गई पत्थर की, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोफेसर किंग द्वारा 1864 में मद्रास के अतिपक्कम और वदमदुर से प्राप्त किया गया। लेकिन चापर चापिंग संस्कृति से जुड़े पाषाण के उपकरण और औजारों से युक्त जो पहला स्थल जिसकी खुदाई की गई वो ये पोतवार का पठार, जहां सोहन नदी सूख गई है, वो है। अब हम एस्यूलियन यानी पत्थर की कुल्हाड़ियों से युक्त उस स्थल की बात करेंगे जिसकी पहली बार भारत में खुदाई की गई लगभग 1932 और 42 के आसपास की अवधि में। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी उड़ीसा, बिल्कुल उत्तर पूर्वी उड़ीसा जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहां पर उत्तर पूर्वी उड़ीसा का मयूरभंज नाम का जो जिला है, वहां पर एक बुधा बलंगा नाम की नदी बहती है और उसी नदी के आसपास एक बैरीपाड़ा नामक स्थान है। उस बैरीपाड़ा नामक टाउन या शहर में एक कुलियाना नामक स्थल है। इस कुलियाना नामक स्थल का जो एस्यूलियन प्रकार के औजारों और उपकरणों का यह एक स्थल था, पहली बार खुदाई किया गया। यानी एस्यूलियन प्रकार के, यानी हथौड़ी या हथौड़े के प्रकार के पत्थर के औजार और उपकरणों का जो पहला स्थल खोदा गया भारत में, वो कुलियाना, और जो चापर चापिंग प्रकृति के उपकरणों से युक्त स्थल का जो खुदाई किया गया वो सोहन घाटी, पोतवार का पठार। अब जो है मैं आपको बाद में इस संस्कृति में या इस पूरे पाषाण कालिक खंड में, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, लगभग 6 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर जो है 3.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक इसी तरह के पाषाण के हथियार बनाए जाते थे। लेकिन लगभग 3.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से आरंभ करके जो है 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक इन पत्थरों से जो सल्कें निकाली जाती थी, छिलके, अब उनसे भी हथियार बनाए जाने लगे। उनसे ब्लेड बनाया जाने लगा, बेधनी बनाए जाने लगी, खुरचने के लिए धार दे दे करके फलकों में, सल्कों में खुरचनी भी बनाई जाने लगी। और इसके अंतिम हिस्से में लगभग
जो है लगभग 1.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के पास आते आते ब्लेड भी बनाए जाने लगे। तो ये सब बातें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इन कालों में और भी उन्नत किस्म के पाषाण के औजार और उपकरण बनाए जाने लगे। अब मैं थोड़ा सा इस पुराने पाषाण काल की जीवन शैली की ओर आपको ले चलना चाहूंगा। अब मैं केवल विशेषताएं बताऊंगा आपको। जो है इस पूरा पाषाण काल की जीवन शैली पूर्णतः मनुष्य की उपभोक्ता जीवन शैली रही, अर्थात इस कालखंड में मनुष्य जो है एक घुमंतु प्रवृत्ति का प्राणी था। इधर उधर यायावर खानाबदोश की तरह विभिन्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अर्थात क्षेत्रवार वो घूमता था और अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए जड़ी बूटी, कंद मूल, फल फूल का संग्रह करता था। यही कारण है कि इस पीरियड के मानव को संग्राहक यानी गैदरर भी कहा गया है और घुमंतु यानी नोमैडिक भी कहा गया है। और साथ ही भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए ये जंगलों में निवास करने वाले जंतुओं के शिकार पर भी निर्भर होते थे, यानी ये हंटर यानी शिकारी भी थे, हंटर भी थे, यानी नोमैडिक, हंटर और गैदरर की लाइफ स्टाइल ये जीते थे। घुमंतु जीवन शैली थी, संग्राहक प्रवृत्ति थी और शिकारी प्रवृत्ति भी थी। कुल ले लेकर के इस पूरा पाषाण काल खंड का जो मानव था वह आश्रय के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां स्थित पहाड़ियों में प्राकृतिक गुफाएं और आश्रय दिए जाने संबंधी प्राकृतिक संरचनाएं विद्यमान होती थी, उनका वो चुनाव करते थे और उनमें वो रहते थे। इसका एक कारण और है पहाड़ी क्षेत्रों को चुने जाने का। इसका एक दूसरा एडवांटेज जो था ये था कि इनको औजार और उपकरण बनाने के लिए वहीं पर जो है पत्थर उपलब्ध थे। दूसरी बात जो है, अब मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ जो गुफाएं पाई गई हैं जहां पर मनुष्य के आश्रय लेने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, उनकी ओर ले चलता हूं। जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के यहाँ पर रायसेन जिला है, ये भोपाल है, ये रायसेन जिला। तो रायसेन जिले में पहाड़ियों का एक क्षेत्र है भीमबेटका नामक स्थान पर। वहां पर लगभग 600 गुफाओं का एक पूरा समूह है। उनको पूरे समूह को भीमबेटका कहते हैं। भीमबेटका में मानव के आश्रय लेने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नामक नदी के तट पर शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग लाखों गुफाओं का एक स्थान है। ऐसा उत्तराखंड में कहा जाता है। यहाँ के लोक परंपरा में यहाँ लाखों गुफाएं थी, फिर भी बहुत हैं। वहाँ पर हमारे इस कालखंड के भारतीय मानव के इसमें आश्रय लेने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और तमिलनाडु के चिंगलपत्तू जिले में, चेन्नई के पास, जो कांचीपुरम से अलग होकर एक नया जिला बना है, चिंगलपत्तू में गुडियम गुफा पाई गई। उसको गुडियम गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां भी इस काल के मनुष्य के उसमें आश्रय लेने के साक्ष्य मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में रेनीगुंटा गुफा है। वहां पर जो है आश्रय लेने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, माने प्राचीन साक्ष्य। और जो है इसी तरह से नेल्लोर आंध्र प्रदेश का ही एक स्थान है। वहां पर भी गुफाओं में मनुष्य के आश्रय लेने के साक्ष्य मिले हैं। और हुंसगी, कर्नाटक में हुंसगी एक स्थल है जो कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। यह स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाषाण के उपकरण और औजार इस काल के मिले हैं। और उसे पाषाण के औजारों और उपकरणों का एक कारखाना नाम दिया गया है। और वहीं पर स्थित गुफाओं में ये रहते भी थे, यानी फैक्ट्री कम जो है
निवास और कारखाना दोनों के रूप में उस स्थान का ये प्रयोग करते थे। तो ये तो रही आश्रय की बात। अब हम इस कालखंड में दो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसकी ओर ले चलूंगा। इसी कालखंड में मनुष्य द्वारा आग की खोज कर ली जाती है, यानी आग से वह परिचित हो जाता है, आग का उपयोग भी करने लगता है। और इसी कालखंड में लगभग 35,000 वर्ष या 40,000 वर्ष ईसा पूर्व आते आते आधुनिक मानव का भारत में पदार्पण होता है, यानी उसके साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं, उसके जीवाश्म मिलने 30,000 35,000 वर्ष ईसा पूर्व के कालखंड से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दो बातें, आग की खोज हो जाना और आधुनिक मानव का इसमें कदम रखना, लगभग 30-35,000 वर्ष या 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास। भारत में इसी कालखंड में आग का प्रयोग करने का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में बुलियाना बिलसुरगाम, कर्नूल जिले में बिलसुरगाम नामक स्थल पर स्थित गुफाओं में चूल्हे का साक्ष्य और राख का साक्ष्य मिला है। अतः माना जाता है कि कर्नूल जिले का जो बिलसुरगाम स्थल है वहां की गुफाओं में पाया गया चूल्हे का साक्ष्य भारत में आग से परिचित होने या आग का उपयोग करने का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो यहां से चूल्हा और आग दोनों का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, बिलसुरगाम, कर्नूल जिला। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी अवधि में जो है कला और शिल्प की ओर ले चलूंगा। कला शिल्प वास्तव में इस कालखंड की जो मानव जातियां और उनके समूह थे भारत में निवास करने वाली, जिन शैलाश्रयों में जिन गुफाओं में वो रहते थे वो अपने दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों घटनाओं, जहां तक उनकी संवेदनशीलता थी, अपनी क्षमता थी, उसको गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्राकृतिक रंगों द्वारा चित्रकारी की गई है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है भीमबेटका नामक स्थल, जहां पर लगभग 600 की संख्या में गुफाएं स्थित हैं। इनमें से लगभग 400 गुफाओं में या 450 गुफाओं में जो है विभिन्न प्राकृतिक रंगों में गुफाओं की दीवारों पर इस कालखंड के मानव द्वारा जो इसमें आश्रय लेते थे उनके अपने दैनिक जीवन से संबंधित चित्रकारियां भी की गई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारी है यहाँ की वो ये है कि भीमबेटका में ही गुफाओं में पहली बार भारत में वाराह और हाथी अर्थात सूकर और गणेशा को चित्रित करने का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। और भी तमाम चित्र इसमें उकेरे गए हैं। उस समय उनके अपने जीवन में जो भी उनका अपना विश्वास होता था, जो व्यवहार होता था उसको प्रदर्शित किए हुए हैं। अब हम भीमबेटका में जो सबसे प्राचीनतम चित्रकारियां हैं वो नीले रंग से चित्रित की गई हैं। अब लखुडियार जो अल्मोड़ा जनपद में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, यहाँ की गुफाओं में लगभग 30,000 25,000 20,000 वर्ष ईसा पूर्व आते यहाँ पर आश्रय लेने वाली जो मानव जातियां समूह थे उनके द्वारा जो है लंबी थूथन वाले लोमड़ी और कई पैरों वाले छिपकली को भी काले रंग से उकेरा गया है। और साथ ही यहाँ की एक गुफा में 34 स्त्री पुरुषों और दूसरी गुफा में 24 स्त्री पुरुषों को वहाँ के जमीनी तल से लगभग 3.5-4 मीटर ऊपर गुफा की दीवार में एक दूसरे का हाथ थामे हुए, पकड़े हुए और घेरा बना करके नृत्य की मुद्रा में दर्शाया गया है। आज भी उत्तराखंड में यह संस्कृति एक निशानी के रूप में देखी जाती है। विभिन्न उत्सवों और अवसरों पर यहाँ के लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े, घेरा बनाए नृत्य करते हैं। और यहीं पर जो है ज्यामिति की कुछ आकृतियां भी चित्रित की गई हैं मनुष्य द्वारा लखुडियार में। कहीं कहीं पर ऐसे लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक और विशेषता है, लखुडियार में जो मानव को प्रदर्शित किया गया है वह जो है छड़ी नुमा रेखाएं खींच करके, जैसे ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे प्रदर्शित किया गया है।
और यहाँ पर बिंदुओं का समूह भी गुफा की दीवारों पर चित्रित किया गया है। ये इस बात का संकेत देते हैं कि इनकी सहायता से ये गणना यानी गिनती वगैरह करते रहे होंगे। लखुट उड्यार में तीन रंगों में चित्रकारी किए जाने का साक्ष्य मिलता है। जो सबसे प्राचीन चित्रकारी है वो काले रंग से है, और कुछ वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद उसी के ऊपर लाल गेरुए रंग से चित्रकारी की गई है। फिर जो उसमें सबसे नया है उसमें जो है सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। और भीमबेटका, लखुट उड्यार, बाघोर, पाटड़े, इन सभी गुफाओं में आरंभिक मानव द्वारा जो है चित्रकारी किए जाने के साथ अब हम थोड़ा सा कला और शिल्प की ओर ले जाते हैं। इस पुराने पाषाण काल में लगभग 20,000 वर्ष ईसा पूर्व या 25,000 वर्ष ईसा पूर्व आते आते मनुष्य में अपनी शारीरिक साज सज्जा, अपनी शारीरिक शोभा बढ़ाने की एक इच्छा इनमें जन्म लेती है। इनकी मस्तिष्क क्षमता का विकास होता है और अपनी सुंदरता में अभिवृद्धि के लिए, साज सज्जा में अभिवृद्धि के लिए ये कला और शिल्प की ओर इनके कदम आगे बढ़ते हैं। और इसका पहला साक्ष्य मिलता है शुतुरमुर्ग के अंडे पर। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो खोल होती है उस पर चित्रांकन का एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य द्वारा। तो भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल के ऊपर चित्रकारी किए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जनपद, यानी पुणे से दक्षिण में स्थित कोल्हापुर जनपद में पाटड़े नामक स्थान पर जो गुफाएं आश्रय के रूप में इनके द्वारा प्रयुक्त की गई थी वहां पर प्राप्त हुई हैं शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी का। अब शिल्प की बात करते हैं। पाटड़े जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जनपद में स्थित स्थल है इस कालखंड का, यहां पर शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल से मनके यानी माला बना करके उसको अपनी साज सज्जा के रूप में प्रयोग किए जाने का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पाटड़े कोल्हापुर में, महाराष्ट्र, यहां पर शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल से मालाएं बना करके उसका उपयोग किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल का मनके बनाए जाने का यह बहुत बड़ा केंद्र था इस कालखंड में। भीमबेटका में भी शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल से जो है मनके यानी मालाएं बनाई जाती थी, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब जो है मैं थोड़ा सा इसके बाद आपको थोड़ा सा हड्डियों के औजार और उपकरण की ओर ले जाना चाहूंगा। इस कालखंड में लगभग 20,000 वर्ष या 15,000 वर्ष ईसा पूर्व आते 15,000 या 20,000 वर्ष ईसा पूर्व आते इस कालखंड का जो मानव है वह पत्थर के औजार उपकरण के अतिरिक्त अब हड्डियों के भी उपकरण और औजार बनाने लगा था। भारत में हड्डियों से निर्मित उपकरण और औजार का जो सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में मुच्छतला, ये देखिए मुच्छतला से प्राप्त हुआ है। मुच्छतला की जो गुफा है भारत की या दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा, जिसको बेलम के नाम से जाना जाता है। बेलम ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यह दक्षिण एशिया का सबसे लंबा दूसरा सबसे लंबा सुरंग है। दक्षिण एशिया का पहला लंबा सुरंग, सबसे लंबी सुरंग मेघालय में है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। लगभग वो 3,400 मीटर लंबी है मेघालय में, जो पूरे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। और दक्षिण एशिया की सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी जो सुरंग है वो बेलम है, आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में। ये लगभग 3,240 मीटर लंबी है। तो यहीं पर मुच्छतला नामक स्थान या गुफा में हड्डियों के निर्मित उपकरण और औजार भारी संख्या में प्राप्त हुए और यह हड्डियों से निर्मित उपकरण और
औजार के प्राप्ति का प्राचीनतम जो है स्थल है मुच्छतला, आंध्र प्रदेश मुच्छतला। अब हम आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में ले जाते हैं। बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। यहाँ पर बेलन नदी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, इसकी घाटी में लोहदा नाला नामक एक स्थान है। बेलन घाटी में लोहदा नाला, यहां से हड्डियों से निर्मित एक मातृदेवी की आकृति प्राप्त हुई है, जिसके प्रति कुछ इतिहासकार जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो मातृदेवी की आकृति ना होकर बाणाग्र है। लेकिन लोहदा नाला, बेलन घाटी का जो लोहदा नाला नामक स्थान है, इसलिए भी जाना जाता है कि यहां से हड्डियों से निर्मित मातृदेवी से मिलती जुलती आरंभिक मातृदेवी या आरंभिक जो स्वरूप था मातृदेवी का, उससे मिलता जुलता एक आकृति प्राप्त हुआ। अब हम जो है आपको थोड़ा सा ये बाघोर की ओर ले जाना चाहूंगा। यहां बाघोर जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में, ये देखिए सोन नदी है, ये गोपद नदी है, ये दोनों नदियां यहां मिलती हैं, और ये सीधी जिला है मध्य प्रदेश का, सिद्धि जिला। यहां पर बाघोर नामक एक स्थल है। सोन और गोपद नदियों के संगम स्थल के आसपास बाघोर नाम का एक स्थान है। इस बाघोर से पशुओं की प्राप्ति के साक्ष्य मिले हैं। वैसे तो पशुओं यानी जंतुओं की प्राप्ति का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी का हथनौरा है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा साक्ष्य प्राप्त होता है वो बाघोर है। यहां पर पत्थर से निर्मित चबूतरों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी इस कालखंड निवास करने वाली मानव द्वारा यहाँ पर जो है पत्थर का वृत्ताकार चबूतरा भी बनाया गया है। यहाँ से हिरण के खुर के निशान भी प्राप्त हुए हैं बाघोर से, और साथ ही यहाँ पर पूजा स्थल, ध्यान दीजिए, पूजा स्थल का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूजा स्थल का आरंभिक स्वरूप में, अपने आदिम स्वरूप में, यहाँ पर पत्थर के एक टुकड़े पर त्रिभुज की आकृति उकेरी गई है, जिसकी समता मातृ देवी के प्रतीक से की गई है। माना गया है कि वह मातृ देवी का प्रतीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप ये देख लीजिए, उन दिनों में धार्मिक विश्वास का जन्म हो चुका था, जैसा कि मैंने अभी बताया। यहाँ बाघोर में पूजा स्थल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, इस कालखंड के अंतिम भाग में लगभग 15,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व की जो अवधि है, इसमें धार्मिक विश्वास में अभिवृद्धि होती है, और अपने सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाने पर इनके द्वारा उनके शवों को दफनाए जाने, यानी शवाधान की रीतियों को भी जन्म दिया जाता है। लेकिन शवाधान यानी अंतिम संस्कार का हमें जो पुष्ट प्रमाण मिलता है वो मध्य पाषाण काल से मिलता है। कुल देकर आपको मैंने इस सबसे पुराने पाषाण काल के बारे में आपको बताया। अब इसके बाद के वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण कालीन इतिहास को एक साथ संयुक्त रूप में लेकर आएंगे। तब तक इन सभी बातों को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।